नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली, जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक जारी रखेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे अंग्रेज व्यापारी बन के यहाँ आए थे और यहाँ के मालिक बन जाते हैं, कैसे वो पूरे देश पर एक एक करके कब्जा जमा लेते हैं। ओके, आज इस वर्कशीट में हम समझेंगे कंपनी का फैलता शासन, कैसे कंपनी ने धीरे धीरे करके सभी भारतीय रियासतों के ऊपर कब्जा किया। ओके, इसमें हम बात करेंगे बक्सर की लड़ाई की, बात करेंगे सहायक संधि की, बात करेंगे मैसूर की लड़ाइयों की और मराठाओं के साथ हुए युद्धों की। यानी कि बहुत कुछ पढ़ने वाले, तो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रश्नोत्तर जो मिलेंगे वो काफ़ी आसान रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बक्सर की लड़ाई की। इससे पहले पिछली वर्कशीट में हमने प्लासी की लड़ाई की बात की थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें मीर जाफर हैं वो धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को। ओके, और उसके कारण सिराजुद्दौला है वो हार जाते हैं, मारे जाते हैं। और ये जो लड़ाई थी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि अगर वो लड़ाई अंग्रेज हार जाते तो शायद अंग्रेज बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाते, शायद हम अंग्रेजों के गुलाम ना होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, वो बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में होती है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट तक कहा जाता था, तैनात कर दी। यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद वो वास्तव में एक तरीके से उन्हें बंगाल की, उड़ीसा की, बिहार की दीवानी का अधिकार मिल गया था। यानी कि वहां से वो कर इकट्ठा कर सकते थे। ओके, ताकत बढ़ गई थी, पैसा आ गया था, और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था उन्हें। उसके बाद उन्होंने भारतीय रियासतों में अपने राजनीतिक या फिर व्यावसायिक जो प्रतिनिधि थे, ओके, रिप्रेजेंटेटिव थे, अपने एक पर्सन को, अपने एक बंदे को छोड़ दिया, जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। एक तरीके से उनकी चाल थी कि कैसे वहाँ के जो कमजोरी है उनको पता लगाना है और कैसे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी है और कैसे धीरे धीरे कब्जा करना है। तो उन्होंने रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया। ठीक, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। यानी कि उनका काम क्या था कि कंपनी के व्यापार में अगर कोई अड़ंगा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसका समाधान करना, राजा को, नवाब को इसके लिए मनाना। ओके, यानी कि उनके व्यापार का विस्तार करना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। यानी कि उनके अंदर के जो मामले थे उसमें भी वो इंटरफेयर करने लगे कि राजा अगर उनका फेवर में नहीं था तो वो वहाँ पर राजनीति करते थे, साजिशें करते थे, चालें चलते थे और दूसरे को उकसाते थे उसके खिलाफ। ओके, अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाए, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करने शुरू हो गए थे। यानी जहाँ पे शुरुआत हुई थी व्यापारिक हितों से और पहुँच गए थे वो वहाँ पर राजा बनने। ओके, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपती थी। सहायक संधि क्या थी, ये भी एक तरीके से उनकी नीति थी, पॉलिसी थी, जिसके तहत भारतीय राजाओं या रियासतों पर उनको कब्जा करना था। कि सहायक संधि क्या थी कि जो रियासत इस सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं थे। यानी कि एक नीति थी जिसमें राजाओं को कहा गया कि अगर आप सहायक संधि के ऊपर साइन करते हो, यानी कि इस संधि को मान लेते हो, तो आपको अपनी सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी, अंग्रेजों की तरफ से होगी, लेकिन इसके लिए आपको रख रखाव के लिए रकम देनी होगी, खर्चा देना होगा। ओके, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ, उनकी सेना तो बढ़ती गई। पैसा कौन दे रहा था, भारतीय रियासतें दे रही थी। ओके, दूसरा ये कि जो रियासत थी, जो राजा थे, जो नवाब थे, उनके पास खुद की सेना ही नहीं थी। अगर उनके ऊपर हमला करते अंग्रेज तो सामना कौन करता, कोई नहीं था सामना करने वाला। दूसरे ये था कि धीरे धीरे ये भारतीय रियासत थी वो कमज़ोर हो गई और सारी निर्भर हो गई अंग्रेजों के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी रियासत, कोई भी शासक रकम यानी कि जो खर्चा था वो अगर नहीं दे पाते तो उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी कि एक नई चाल थी, नई साजिश थी, जिसके तहत बहुत सारी भारतीय रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे सहायक संधि के द्वारा भी उन्होंने भारतीय रियासतों पर कब्जा किया। तो ये धीरे धीरे कुछ तरीके हम करें कि जैसे उन्होंने रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया, सहायक संधि थोप दी, तो शाम दंड भेद, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से कैसे भी करके उन्हें कब्जा करना था। ऐसे ही जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वहाँ पे उन्होंने अपनी उंगली को टेढ़ा किया, जैसे कि सीधी लड़ाइयाँ भी लड़ी।
आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद, यानी कि जब वो धीरे धीरे शक्तियां काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थी, तो कंपनी ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर जब खतरा दिखाई दिया तो उन्होंने सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया कि सीधी लड़ाइयाँ भी हम लड़ेंगे। उस लड़ाइयों को लड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी नीति अपनाई कि कैसे करके जो जिसके साथ भी लड़ाई होगी उसको कमज़ोर किया जाए, अन्य राज्य या फिर रियासतें हैं वो उनकी साथ ना दें, और उसके बाद उनके साथ सीधी लड़ाई लड़ी जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैसूर की लड़ाइयों की। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ओके, उस समय का एक ताकतवर साम्राज्य या रियासत थी मैसूर। मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट जो केरला का तट आ जाता है, तो वहाँ से विदेशी व्यापार होता था, और वह व्यापार क्योंकि मैसूर के अधीन में आता था तो इसलिए मैसूर था वो आर्थिक तौर पर काफ़ी संपन्न था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इत्यादि भी खरीदती थी वहाँ पर अंग्रेजी कंपनी। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को व्यापार जैसे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया, मना कर दिया कि भाई यहाँ से आप नहीं करोगे। साथ ही साथ सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, और सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन भी कर दिया। इस बात से अंग्रेजों को मिर्ची लगी, यानी वो आग बबूला हो जाते हैं और अब युद्ध होने निश्चित हो जाते हैं। क्योंकि युद्ध तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर 2 और युद्ध होते हैं, यानी कि कुल मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 लड़ाइयाँ होती है। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो होता है 1767 से 69 के बीच में, 1767 से 1769 तक। दूसरा होता है 1780 से 84 के बीच में, 1782-84, और तीसरा होता है 1790 से 92 के बीच में, और चौथा होता है 1799 में। ठीक, अब श्रृंगपट्टनम की जो जंग थी, यानी कि चौथा जो युद्ध था मैसूर का, उसमें टीपू सुल्तान है वो मारे जाते हैं और मैसूर का राजकाज है वो पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है, और मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी जाती है। तो ऐसे लड़ाइयों के दौरान भी कुछ रियासतों पे, कुछ राज्यों पे कब्जा किया जाता है। उसके बाद मराठों के ऊपर भी इसी तरीके से सीधी लड़ाइयाँ हैं वो थोपी जाती है और धीरे धीरे उनको कमज़ोर करके ख़त्म कर दिया जाता है। जो मराठे थे 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लग गई थी, क्योंकि अब सिर्फ मराठे रह गए थे जो ताकतवर थे। 1761 में पानीपत की लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना टूट चुका था। पानीपत की लड़ाई कब होती है? 1761 में होती है, और अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार जाते हैं। अपनी तैयारियां ठीक से नहीं थी। दूसरे ये था कि पानीपत की लड़ाई जब होती है तो उत्तर भारत में ठंड थी, और वो जब दक्षिण भारत से आए तो वो बिना तैयारी के आए थे, और उस ठंड के कारण भी उनकी हार का एक बड़ा कारण बनता है। और उस हार का इतना ज़बरदस्त धक्का लगता है कि वो जो पूरे देश में शासन करने वाले थे वो कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था इस लड़ाई के बाद, और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में आ गई, यानी कि उनकी ताकत थी वो विभाजित हो गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल यानी कि एक संघ के सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, यानी कि ये प्रधानमंत्री की तरह होते थे। ये अलग अलग राज्य थे, ठीक, और वो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे, ये प्रमुख मराठा योद्धा या राजनीतिज्ञ रहे हैं। यानी कि ताकतवर था उस वक्त का वंश, लेकिन आपस में उतनी एकता नहीं थी, और एक एक करके उनको हराना काफ़ी ज़्यादा आसान था अंग्रेजों के लिए। अगर मिल करके वो साथ मिल करके अगर पूरी नियत के साथ अंग्रेजों का सामना करते तो उस वक्त अंग्रेजों को भगाया जा सकता था। चांसेस थे, मराठा थे, वो भगा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया। पहला युद्ध है 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-05 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। उसके बाद 1817-19 में तीसरा युद्ध होता है, अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। इसमें मराठाओं की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, पेशवा के पद को खत्म कर दिया जाता है, उसे पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर है वहाँ पर पेंशन पर भेज दिया जाता है कि वहाँ जाओ, पेंशन मिलेगी आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। और अब विंध्य के दक्षिण में यानी कि पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का शासन हो गया था। तो यहाँ पर देखा कैसे उन्होंने शाम, दंड, भेद, सीधी उंगली, टेढ़ी उंगली सब कुछ अपनाया भारतीय रियासतों पर कब्जा करने के लिए। संधि भी की, रेजिडेंट नियुक्त किए, सीधी लड़ाइयों की जरूरत हुई थी, सीधी लड़ाइयाँ भी लड़ी।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की, प्रश्नोत्तर की। 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। ओके, तो इस संधि से अंग्रेजों ने एक विशाल सेना बना ली थी जो भारतीय रियासतों को सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी कि अंग्रेज वादा करते थे कि अगर आप इस संधि को स्वीकार करोगे तो आपकी रक्षा हम करेंगे, आप अपनी सेना नहीं रखोगे। ठीक, तो उन्होंने अपनी एक सेना बना ली और भारतीय रियासतों को सुरक्षा प्रदान करती थी। इसका आर्थिक बोझ तो भारतीय राज्यों पर था, लेकिन उसका नियंत्रण किसके पास था? अंग्रेजों के पास। यानी कि खर्चा कौन उठाता था? भारतीय रियासतें, लेकिन वो थी किसकी सेना? अंग्रेजों की। इस संधि से सहमति भरते देशी राज्य पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए और जो राज्य सेना के रखरखाव के लिए रकम चुकाने से चूक जाता था उसका राज्य कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये था सहायक संधि। यानी कि वैसे ही वो कमजोर हो चुके थे, किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे, क्योंकि उनकी सेना ही नहीं रहती थी। दूसरे की कोई अगर राज्य था वो अपनी रकम चुकाने से चूक जाता, रखरखाव का जो खर्चा देने से चूक जाता, तो उसके राज्य के ऊपर कब्जा भी कर लेते थे। ओके, तो ऐसे सहायक संधि के द्वारा उन्होंने भारतीय रियासतों पर कब्जा जमाया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे और इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को अपनी रियासत की बंदरगाहों से व्यापार करने से मना कर दिया था, पहला कारण। दूसरा, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। तीसरा, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे। तो इन सब कारणों से अंग्रेज थे वो किससे? टीपू सुल्तान से आग बबूला थे। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 बार जंग होती है और अंतिम जंग में जो जीत मिलती है वो अंग्रेजों को मिलती है। क्लियर? उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ओके, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे ये हमें बताने। यह संघ किस प्रकार से शासित था ये भी हमें बताना। तो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले थे। ये सारे राजवंश एक पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य होते थे। ठीक, यानी कि पेशवा इनका मुखिया हुआ करता था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया? तो एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1817 से 19 के बीच में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया और इसके बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से मराठों को अपने अधीन कर लिया उन्होंने। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा एक साथ आएंगे उतना ही आपको वर्कशीट बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सैटरडे तक की वर्कशीट होती है मंडे इवनिंग या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग तक मिल जाती है। क्लास 10th को, क्लास 9th को आपकी थोड़ी सी लेट बन पाती है। क्यों बन पाती है थोड़ी सी लेट? इसलिए, हालांकि आपको मैं एडवांस में दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं है। जैसे ही स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपको भी मंडे को सैटरडे तक की वर्कशीट दे दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।